पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष की बेचैनी बढ़ी हुई है। विपक्ष को मालूम है कि पीएम मोदी से मुकाबला करना आसान नहीं है। मोदी अकेले ही सब पर भारी पड़ते रहे हैं, ये कई बार साबित भी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। ईडी ने समन भेजकर एक बार फिर केजरीवाल को बुलाया है, जिसके बाद आप के नेता तिलमिला गए हैं और आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि केजरीवाल पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक मंगलवार को विपासना करने जा रहे हैं। मतलब जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक एक बार फिर केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं होने की सोच रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरती है और उन्हें कमजोर करना चाहती है। वहीं आपके नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी इन एजेंसियों का इस्तेमाल डराने के लिए करती है और वो ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से मंगलवार यानी 19 दिसंबर को 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह से भारतीय संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है और अब निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो गई है। इस खबर में आगे आपको केजरीवाल से लेकर विपक्ष के बारे में बताएंगे कि कैसे केजरीवाल और विपक्ष को लगा है बड़ा झटका। तो बने रहिए खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, लग रहा है कि जल्द ही केजरीवाल साहब भी संजय सिंह और सिसोदिया के पास पहुंच सकते हैं। शायद संजय सिंह और सिसोदिया ने अपने खास मित्र को इतने जोर से याद कर लिया है कि भगवान जल्द ही उनके मन की मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दिल्ली में जो सत्ता बनी वो दावा कर रही थी कि हम जल्द ही देश से राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। दिल्ली की सरकार ने जो भ्रष्ट नीति बनाई उसकी चपेट में पूरा दल ही आ गया। धीरे धीरे जनता भी सोचने लगी कि भाई ये लोग ऐसा कैसा परिवर्तन करने आए थे कि खुद ही भ्रष्टाचार के कीचड़ में सन गए। जनता को पानी वाला दूध पिलाकर पूरी आप और केजरीवाल के नेताओं ने पूरी मलाई ही चट कर दी। जिसके बाद सब कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दल जो राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने आया था उसने इतनी जल्दी गुर्बत का गहना पहन लिया। लेकिन जांच एजेंसी ने जो किया है उसके बाद केजरीवाल की नींद उड़ गई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस को गैरकानूनी बताकर इसे वापस लेने की मांग की थी। केजरीवाल इसी दिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड शो में शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल को समन ऐसे समय पर भेजा गया है जब वो विपश्यना केंद्र जाने वाले हैं। वहीं ईडी के इस फैसले से आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। आपने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी को सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। वो उन्हें चुनाव में हरा नहीं सकते तो षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। जो मोदी जी के सामने सरेंडर कर देता है उन्हें सारे केस में क्लीन चिट दे देते हैं। आज अगर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन्हें भी क्लीन चिट दे देंगे। गौरतलब है कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। अन्य आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ईडी केजरीवाल से सवाल जवाब करना चाहती है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को आम आदमी पार्टी राजनीतिक साजिश बताती रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार नेताओं को कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्यों कोर्ट को आपके नेताओं पर भरोसा नहीं हो रहा है? अब देखना होगा कि इस बार केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर होते हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पार्टी के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। ऐसे में अब पार्टी नए हथकंडे अपना रही है, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस की असलियत जनता को बताने में पीछे नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की पोल खोल रही है और इसीलिए ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया और अब जनता ने साथ छोड़ दिया तो देश की सबसे ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस का शायद दिवालिया ही हो गया है। तभी तो सबसे लंबे समय तक शासन और भ्रष्टाचार में सबसे अधिक बार नाम आने के बाद भी कांग्रेस का पैसा खत्म हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं को शायद लोगों ने फंड देना ही बंद कर दिया है। तभी तो कांग्रेस को गांधी के नाम के पीछे अपने दिवालियेपन को छुपाना पड़ रहा है। कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों और खत्म होते अस्तित्व के कारण कोई भी शायद उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तभी तो कांग्रेस ने जनता की जेब बड़ी ही चालाकी से काटने का प्लान बना दिया है और कांग्रेस उसकी घोषणा खुद ही कर रही है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है।
2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत की है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू किया है। कांग्रेस के अभियान की टैगलाइन होगी बेहतर देश के लिए कांग्रेस को आपकी जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि डोनेट फॉर देश के लिए लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। ये किसी भी पार्टी की ओर से किया गया सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग होगा। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने जबरदस्त प्रहार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि देश से लूटकर अब देश से मांग रहे हैं। धीरज साहू से मांग लीजिए ना, एक सांसद से 350 करोड़ तो 52 सांसदों से। पूनावाला ने कांग्रेस के लिए प्रश्न छोड़ा तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि धीरज साहू के यहाँ हुए आईटी छापे का सीधा असर है डोनेशन फॉर देश। डोनेशन फॉर देश की जगह नाम होना चाहिए डोनेशन फॉर डायनेस्टी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स हैंडल पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि उनके सांसद द्वारा पैसे की लूट पकड़े जाने के बाद कांग्रेस नई योजना लेकर आई है, डोनेट फॉर डायनेस्टी। अपने तंज को तीखा करते हुए आगे लिखा कि ये योजना राजवंश की विलासितापूर्ण जीवन शैली का खर्च वहन करने के लिए लाई गई है, जिन्हें की दूसरों के धन और अनियंत्रित शक्ति की आदत पड़ चुकी है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के नेता कांग्रेस के इस अभियान को देश के साथ लूट बता रहे हैं। बता दें कि जनता से दान मांगने का कांग्रेस पार्टी का ये अभियान 18 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलने वाला है। इसके जरिए पार्टी जनता से ऑनलाइन दान लेने की कोशिश करेगी, लेकिन पार्टी का अभियान सिर्फ 10 दिन के बाद ही खत्म नहीं होगा। ऑनलाइन अभियान के बाद पार्टी जमीन पर उतरेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह अभियान मुख्य रूप से 28 दिसंबर स्थापना दिवस तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद हम जमीनी अभियान शुरू करेंगे, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर दान मांगेंगे। हर बूथ में कम से कम 10 घरों को टारगेट किया जाएगा और हर घर से कम 138 रुपए का दान देना शामिल है। दोस्तों, कांग्रेस में जब मोतीलाल वोरा थे तो बहुत समय तक एक कहावत का प्रचलन रहा कि फैसला न लेना भी अपने आप में ही एक फैसला है। लेकिन लगभग 3 दशक पुराने राजनीतिक फॉर्मूले को अगर कांग्रेस आज अपनाएगी तो हार का सामना ही करना पड़ेगा। यही हुआ अभी 5 राज्यों के चुनाव में भी। कांग्रेस में एक और जंग काफी पुरानी है, ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड, जिसमें अधिकतर समय में कांग्रेस का ओल्ड गार्ड ही बाजी मारता नजर आता है। लेकिन युवा भारत की राजनीति में बूढ़े नेता कितने कारगर होंगे, इस पर भी कभी कांग्रेस विचार नहीं करती है। लेकिन कांग्रेस की समीक्षा की तो बात ही निराली है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता समीक्षा के नाम पर चाय समोसा की जयाफत उड़ाने आते हैं और जैसे ही खत्म वैसे ही एक प्रेस वार्ता करके घर को चले जाते हैं। उसी में अगर हारे हुए राज्य पर बात हो गई तो ठीक है, नहीं तो बाहर आकर पत्रकारों से 2 बड़े बड़े शब्द ही तो बोलने हैं। कांग्रेस के द्वारा फैसले लेने में बरती जाने वाली लेट लतीफी ही बड़ा कारण है कि वह हर राज्य में चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एमपी के अध्यक्ष पद से कमलनाथ को बाहर का रास्ता दिखा दिया और युवा जीतू पटवारी को मौका दिया है, जिसके बाद एमपी के नेता कमलनाथ के मजे ले रहे हैं। हार के बाद कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी के नेता मजे ले रहे हैं। दरअसल एमपी में कमलनाथ की जगह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जीतू पटवारी की नियुक्ति के बाद जितनी खुशी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखी, उससे ज्यादा गुस्सा कांग्रेस के पूर्व सांसद और कई बार कांग्रेस को जीत दिलवाने वाले नेताओं में दिखा। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रेमचंद गुड्डू ने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से कमलनाथ को हटाए जाने के कांग्रेस आलाकमान के फैसले का स्वागत किया। गुड्डू ने लिखा कि यदि ये फैसला 1 साल पहले ले लिया गया होता तो एमपी में कांग्रेस को हार का सामना नहीं करना पड़ता। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सांवेर उपचुनाव हारने के बाद इस बार ऑलआउट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उनकी बेटी रीना बौरासी सेतिया पारिवारिक विवाद के बीच सांवेर से विधानसभा चुनाव लड़ी, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऑलआउट से कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि कमलनाथ को हटाकर कांग्रेस आलाकमान ने ठीक किया है, इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस में मचे कलह पर बीजेपी के नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कुछ नहीं देते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने इनके साथ अच्छा नहीं किया। ये नेता चुप बैठने वाले नहीं हैं। मालूम हो कि कमलनाथ 2018 के चुनाव के पहले से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर कायम थे।
कांग्रेस के नेता कहते रहते हैं कि हम समीक्षा करके अपनी हार के मुख्य कारणों पर चिंतन करके भविष्य में उसे न दोहराने का प्रयास करेंगे, लेकिन कांग्रेस फिर भी स्वामी भक्ति के आगे विवश होकर राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में उतारती ही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को 3 राज्यों में मिली जीत से विपक्ष में खलबली मच गई है कि अब लोकसभा के चुनाव में उनका क्या होगा। लेकिन अब बीजेपी के नए सीएम अपने कामों से सबको हैरान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनता के लिए कैसे काम किया जाता है। कांग्रेस राजस्थान की सत्ता से बेदखल हो गई है। जो बीजेपी की नई सत्ता आई है वो आते ही एक्शन मोड में दिखनी शुरू हो गई है। कांग्रेस की मुसीबत अब शायद बढ़ भी जाएगी सरकार के इस फैसले के बाद। कांग्रेस पहले से ही परेशान थी और अब जल्द ही इंक्वायरी की तलवार भी लटक सकती है। राजस्थान में जो नई सरकार बनी है वो उसने पीएम मोदी की सोच को पहले दिन से ही अपनाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जो भी अन्याय हुआ है युवाओं के साथ, अब राजस्थान की नई सरकार एक एक करके सबकी जांच कराएगी। राजस्थान की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार ने राज्य में संगठित अपराध को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुए पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल भी गठित की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में पेपर लीक ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। भजनलाल ने कहा कि पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में किसी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र लागू करने की बात कही है। सीएम भजनलाल ने कहा कि हम उन मुद्दों को हल करेंगे जिनसे जनता त्रस्त थी। अंतिम व्यक्ति का सहारा बनने के लिए काम करेंगे। अंत्योदय की भावना से काम करेंगे। हमारी सरकार महिलाओं पर अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर रोक हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की गारंटी पूरी की जाएगी। सीएम भजनलाल ने आगे कहा कि हम भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाने के साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध मिटाने के लिए संकल्पित हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार एवं गंभीर लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। बता दें कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे। कहा जाता है कि पिछले 4.5 साल में राजस्थान में पेपर लीक के कम से कम 10 मामले सामने आए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।